नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। भारतीय इतिहास में हम आधुनिक भारत की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका तक पहुंच गए थे। तो एक बार मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ जो जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इस शाखा में। देखिए, हम लोग ने ये सब इतने सारे टॉपिक्स अध्ययन कर लिए हैं और यहाँ तक पहुँच गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब गांधी इरविन समझौता 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, तीनों गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, देशी रियासतें, यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था। आज हमारे इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग, ये दो टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला के इस क्रम में। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी, इसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच होता है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस विश्व युद्ध में राष्ट्रों के दो गुट बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे और मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तो उस समय ब्रिटिश भारत मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, प्रारंभ वर्ष इसका 1939, जैसे कि मैंने बताया 1 सितंबर से, जब जर्मनी, नाजीवादी जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, तो इसी युद्ध के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कांग्रेस का इसमें प्रस्ताव था। देखिए, भारत की तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका इस युद्ध में ये प्रस्ताव था कि युद्ध में भारत समर्थन तो देगा, लेकिन उसके पहले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। मतलब युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था। और देखिए दोस्तों, उस समय भारत में दो पार्टियां बहुत मुख्य रूप से प्रचलित थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन के प्रयासों का समर्थन किया था, ब्रिटेन को समर्थन दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और एक पार्टी थी हिंदू महासभा, उसने भी समर्थन दिया था। देखिए, लॉर्ड लिन्थगो की गतिविधियाँ। ये लॉर्ड लिन्थगो कौन थे? लॉर्ड लिन्थगो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने जो गतिविधियाँ
की लाल लिथिको ने, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। लाल लिथिको ने ये प्रस्ताव रखा कि जो है भारत को युद्ध में शामिल किया जाए, और इसके लिए जो उस समय भारतीय नेता थे, भारतीय विधानमंडलों में भारत का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे कोई सहमति नहीं ली, कांग्रेस से कोई सहमति नहीं ली, और सीधे भारत को युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी वायसराय लाल लिथिको ने, और 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया जाता है। मतलब 17 अक्टूबर 1939 ये डेट है जब ये घोषणा होती है कि भारत नाजीवादी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है। ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ दे रहा है, ब्रिटेन का साथ दे रहा है, मित्र राष्ट्रों के साथ है, और धुरी राष्ट्रों जिसमें इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश हैं, उनके विरुद्ध युद्ध में लड़ रहा है। ये घोषणा कर दी जाती है 17 अक्टूबर 1939 को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने डेट आपको बता दी है कि 1 सितंबर से ये युद्ध प्रारंभ होता है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ, और इसके बाद ये 1945 तक चलता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय 2 प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 1937 से 40 के बीच में जो प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, वो थे नेविल चैम्बरलेन। ये क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, तो उस समय नेविल चैम्बरलेन थे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और उसके बाद विंस्टन चर्चिल बनाए जाते हैं 1940 में 1945 तक के लिए। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेविल चैम्बरलेन 1939 के दौरान ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और 1940 से बनते हैं विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो भारत जब युद्ध में शामिल किया जाता है उस समय नेविल चैम्बरलेन थे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस जो भारत के बहुत प्रमुख नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, वो जापान जाते हैं, और जापान में जो भारतीय युद्ध बंदी थे, क्योंकि जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था, और धुरी राष्ट्र की तरफ से वो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ और जापान के साथ। और क्योंकि जो भारतीय सैनिक 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे थे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये भारत सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा जब ये युद्ध समाप्त होता है 1945 में। भारत की जो सेना थी वो मित्र राष्ट्रों की सारी सेनाओं में सबसे बड़ी सेना थी। इसमें 25 लाख संख्या दोस्तों बहुत होती है। 87,000 भारतीय सैनिक मारे जाते हैं, और 87,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे जाते हैं। 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। इन्होंने भारत में जो देशी रियासतें थीं, उन्होंने अपना पूरा वित्तीय योगदान दिया। इस युद्ध में ब्रिटेन को वित्तीय योगदान दिया था भारत की लगभग सभी देशी रियासतों ने, और
औद्योगिक रूप से भारत में जो हथियार बनाए जाते थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के बहुत काम आए। और इस तरह से भारत की सेना जो सशस्त्र सेना थी वो एक बहुत बड़ी संख्या में थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बता रहा था। सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं और जो भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए थे, युद्ध बंदी के रूप में वहाँ पर रखे गए थे, उनको इकट्ठा करके एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और जापान ने भी एक इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन जापान ने भी आईएनए के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी सेनाओं ने दोस्तों धुरी राष्ट्रों की तरफ से युद्ध किया ब्रिटेन के खिलाफ। और भारत के एक भूभाग को मैं बताना चाहूँगा, भारत के एक भूभाग को इन्होंने ब्रिटेन से मुक्त भी करा लिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि अंत में 1945 में इनकी हार होती है और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जब हमको जैसा कि सबको विदित है 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, उसी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जापान के आत्मसमर्पण के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसमें दोस्तों भारत की भूमिका यही थी कि सबसे बड़ी सेना के रूप में भारत ने इसमें भाग लिया। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो एक सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति थी वो भारत थी, जबकि भारत इस समय आज़ाद नहीं था दोस्तों। इस समय भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, पाकिस्तान की मांग। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम जो एक हिंदी उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने की थी, जो उनका एक बहुत ही बढ़िया वक्तव्य है। और वो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान की मांग का सबसे पहले जनक माना जाता है। तो मुस्लिम लीग, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और इसने क्या किया, एक मुस्लिमों को अलग लेकर एक अलग राष्ट्र की मांग की। देखते हैं ये किस चरणबद्ध तरीके से किस तरह से होता है। 1930 में दोस्तों जब इलाहाबाद अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो वर्ष 1930 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष यही मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति करी थी इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले एक पृथक देश की अभिव्यक्ति मुस्लिमों के लिए किसने करी? मोहम्मद इकबाल, जो एक हिंदी उर्दू कवि थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लाहौर अधिवेशन होता है और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब होता है? ये होता है 22 से 24 मार्च 1940 को। 22 से 24 मार्च 1940 को। अगर हम एक एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 23 मार्च 1940 को मोहम्मद
अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। इस लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्होंने क्या किया,